आज की क्लास में हम बात करेंगे कोड कंसेप्ट। क्या बात करेंगे? कोड कोड कंसेप्ट क्या होता है? तो जब हम आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया कि प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे और छोटे मोटे प्रोग्रामिंग करके दिखाया भी आपको। अब यहाँ पे चीज समझिए कि एक्सेल के अंदर में अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसके मेजरली चार ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है? मोस्टली हम लोग नाउन प्रोनाउन से ही करने शुरू करते हैं ना सर। क्या सर? हाँ। नाउन प्रोनाउन से ही शुरू करते हैं। राम इज गुड गर्ल, सीता राम इज गुड बॉय, सीता इज गुड गर्ल, ही इज, सी इज, ऐसे शुरू करते हैं ना। हाँ। सेम उसी तरह से वीबी प्रोग्रामिंग के अंदर में चार वर्ड से मेजरली हमारा शुरू, सारे लाइन तो नहीं बट मेजरली शुरू होता है। एप्लीकेशन, वर्कबुक्स, सीट्स एंड रेंज। ठीक है। एप्लीकेशन मतलब कि अगर एक्सेल की एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ करना हो, जैसे मैंने आपको अनेबल इवेंट वगैरह करना हो। सर आवाज ना ब्रेक हो रहा है बीच में और हम तक सही से पहुंच नहीं रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है सर, आपके एंड से प्रॉब्लम होगा, मेरा तो सब कुछ ठीक है। इंटरनेट ठीक है आपका सर? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एंड से सही है, आपके एंड से दिक्कत होगा। इंटरनेट स्पीड सब कम चलता है। तो मैंने बोला यहाँ की टोटली चार ऑब्जेक्ट होते हैं: एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और रेंज। एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स, रेंज। हाँ। अभी अब चारों में से कैसे चूज करेंगे, क्या होगा जैसे देख लीजिए। एप्लीकेशन के साथ अगर कोई कोई सेटिंग वगैरह हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसको मेजरली एप्लीकेशन से करते हैं। अगर कोई ऐसी कोड जो वर्कबुक के साथ छेड़छाड़ हो, उसके हम यहाँ पे वर्कबुक के यूज करते हैं। और सीट के लिए सीट और रेंज के लिए रेंज। अब कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए आपको सीखना होगा प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम, कि हमारा प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम क्या कहता है। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने का कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एनालिसिस। ठीक है, कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज किए और उसका शॉर्ट वे निकाले। देन होता है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गो होता है, एल्गोरिदम होता है, उसकी स्टेप तैयार किए। देन आता है उसकी कोडिंग। देन आता है टेस्टिंग। ठीक है ना। टेस्टिंग के बाद रीकोडिंग, अगर कोई एरर है तो, और रीटेस्टिंग। एक कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन नहीं हो जाता है। एंड उसके बाद होता है अप्लाई। किसी भी प्रोग्रामिंग को करने का यही है, पहले प्रॉब्लम को समझे, एनालाइज करे, उसका शॉर्ट तरीका निकाले। देन इसमें आता है एल्गो, मतलब उसके लिए स्टेप तैयार करे और उसकी कोडिंग करे, टेस्टिंग करे, रिकोडिंग, रीटेस्टिंग एंड अप्लाई। सो ये है हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग को करने का मेथड। अब चलिए इस चीज को आजमाते हैं एक छोटे से प्रोजेक्ट पे। मुझे एक छोटा सा टेबल बनाना है यहाँ पे। क्या बनाना है? छोटा सा टेबल जिसमें नेम, सिटी, अमाउंट होगा, एक एरिया बॉर्डर किया होगा और नीचे टोटल होगा, यहाँ पे सम का फॉर्मूला होगा। तो पहला स्टेप हम एनालाइज समझ लिए कि मुझे क्या क्या करना है, इस तरीके समझ लिए। अब आती एल्गोरिथम बनाना। तो एल्गोरिथम में हमने किया कि स्टार्ट। ठीक है, पता है डिक्लेयर ऑफ द मैक्रो। उसके बाद करते हैं, अब मुझे एक नई फाइल भी खोलनी है तो ऐड न्यू फाइल, फिर उसको सेव करना है, सेव एज इन ई, और हम उसको 8am के नाम से सेव। ठीक है, उसके बाद ऐड न्यू सेट, रीनेम डेटा। उसके बाद सिलेक्ट A1, यहाँ पे एंटर नेम, सिलेक्ट B1, एंटर रोल, सेलेक्ट C1, रोल पे सिटी कर देते हैं।
एंटर अमाउंट। ओके सर। हाँ और फिर सेलेक्ट A1 to C10, C10 अप्लाई ऑल बॉर्डर एंड सेलेक्ट A11 एंटर टोटल, select C11 अप्लाई सम। ओके, और यहाँ पे ए एल्गोरिथम लिखा। अब बोले सर लिखने का क्या फायदा, आप दिमाग में ये सोच रहे होंगे सर इससे लिखने का क्या फायदा, मतलब पता ही है। देखिए अगर आप अपना कोई मैक्रो बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सर। और किसी Yes. दूसरे का मैक्रो अगर आप बनाते हैं तो थोड़ी पता रहेगा। सही अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज क्या होता है, स्टेप को फॉलो करना। किसका फॉलो करना होता है, स्टेप। अगर आप स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो जैसे मान लीजिए पिवट लगाना है तो पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब डेटा आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद पिवट लगाना है। अब आपने एल्गोरिथम बनाया नहीं, मन से ही कर रहे हैं आप, डेटा सिलेक्ट करने का कोड डालना भूल गए और पिवट लगा दिया तो गलत डेटा पिवट लग जाएगा ना सर। है। हाँ, उसी तरह से कैलकुलेट कंडीशंस लूपिंग सब कुछ होता है ना सर, क्या। सही। चलिए अब इसकी कोडिंग करते हैं। तो विजुअल बेसिक पे क्या है, और मैं इसको डुअल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब चार चीजें आपने बताई आपने एप्लीकेशन और हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे चूज, इसमें से किसको चूज करूंगा कैसे हमें पता चले, ये मैं बोल रहा हूँ। एप्लीकेशन मतलब एक्सेल हो गया। एप्लीकेशन मतलब पूरी सॉफ्टवेयर। वर्कबुक्स मतलब हो गया एक फाइल, जैसे बुक वन हो ना, एक्सेल फाइल। शीट्स का मतलब हो गया शीट, और रेंज का मतलब हो गया A1 B1 C1, समझे। एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है। एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर। अच्छा एक्सेल की बात। हाँ, एक्सेल सॉफ्टवेयर। अगर अगर मुझे एक्सेल सॉफ्टवेयर के साथ कुछ करना है ना तो हम यहाँ ये लेंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एप्लीकेशंस लेंगे। अब जब दिखाता हूँ ना सर, मैं अभी एल्गोरिथम के साथ दिखाता हूँ, देखिए सर। तो हमने प्रो अंडरस्कोर दूसरा प्रोजेक्ट है, ब्राइट ओपन क्लोज किया। ओके, अब यहाँ देखिए सबसे पहले स्टार्ट हो गया ऐड न्यू फाइल। हमें क्या करना है, एक फाइल ऐड करना। फाइल किसको डिनोट करता है, वर्कबुक्स को। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर्कबुक्स लिखेंगे, वर्क बुक्स डॉट, एक नई फाइल। अब बोल रहा है कि सेव फाइल को सेव करो। अब प्रॉब्लम ये है कि वर्कबुक कौन सा ऐड हुआ हमें नाम नहीं पता, तो हम यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक भी यूज करते हैं। कहीं कहीं पे क्या यूज करते हैं, एक्टिव वर्कबुक। बात समझ में आया सर, किसका, अब जैसे अभी जैसे बुक वन है, मैं एक्टिव वर्कबुक कर दूं तो बाय डिफॉल्ट वो बुक वन को रीड कर लेगा क्योंकि सामने कौन सा फाइल खुला है, बुक वन खुला है। और जब भी हम कोई नई फाइल ऐड करते हैं सामने कौन होता है, नई फाइल। तो हमें नई फाइल का नाम क्या होगा नहीं पता ना सर,
क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क बुक्स, सॉरी एक्टिव वर्क होगा ना, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर हमने डाल दिया 8 PM डॉट एक्सएलएस, 8 AM होना, सॉरी 8 AM डॉट एक्सएलएस। अभी यहाँ पे दो चीजें सीखे। हम एक्टिव वर्क बुक किसको लेंगे? जो हमारा फाइल सामने खुला है, एक्टिव है, उसको। ठीक है सर। अब हमने यहाँ ये दो प्राप्त पार कर लिया। अब बोलता है ऐड न्यू शीट्स। अब मुझे एक नई सीट ऐड करनी है, और सीट किसको डिनोट करता है? शीट्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शीट्स डॉट ऐड। ठीक है। अब उसको नेम करना है। हम ये भी जानते हैं कि शीट्स को हम लोग एक्टिव शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव शीट भी करते हैं। समझे? क्योंकि किसको, जो सामने सीट 1 खुला है ना, एक्टिव सीट होगा। और जब भी नई सीट ऐड करते हैं, कौन सा सीट सामने होता है? नया सीट। तो नए सीट का नाम रिनेम करना है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे एक्टिव शीट। अब देखिए, हमेशा प्रोग्रामिंग कीजिएगा स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। और प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर में करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे, वो आपका कोड जो है ये चला जाएगा टाइटल केस में। अगर टाइटल केस में कोड चला गया, दैट इज गुड, मतलब कि आपका कोड बिल्कुल सही है। सही। समझे? यहाँ पे एक्टिव डॉट नेम डॉट डेट हमारा हो गया। तो हमने डेट यहाँ पे हो गया हमारा। अब आता है सेलेक्ट A1, मतलब मुझे इस पे कर्सर रखना है। तो ये जो A1 V1 C1 किसको डिनोट करता है? रेंज को करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब मुझे पता है कि मुझे A1 पे क्लिक करना है, तो क्या करेंगे? रेंज A इन्वर्टेड कॉमा में A1 और डॉट। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट का मतलब समझे कि हमें उस पर कर्सर ले जाना। हम सिलेक्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल सेल की बात हो रही है। किसी सिंगल ऑब्जेक्ट, चाहे सिंगल फाइल हो गया, सिंगल सीट हो गया, या सिंगल सेल होगा, वो एक्टिव होगी। ठीक है ना। अब बात आती है कि सिलेक्ट कब यूज करते हैं? सिलेक्ट यूज करते हैं जब आपको एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो। एक्टिवेट सिंगल सेल के लिए होता है सिर्फ, और सिलेक्ट सिंगल या सिंगल से ज्यादा के लिए। इसलिए हम हर जगह पे सिलेक्ट ही इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे क्या लिखना है? नेम लिखना है। कहाँ? जहां पे मेरा डेटा है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं सिलेक्शन डॉट इक्वल टू। अब यहां पे समझिए कि रेंज को, अगर आपके पास एड्रेस हो A1 V1 C1 हो, तो हम रेंज ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अगर नहीं हो तो तीन चीजें लिख सकते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव सेल, दूसरा होता है हमारा सिलेक्शन। समझे? तो हम यहाँ पे सिलेक्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि एक या एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। एक्टिव सेल सिर्फ एक सेल के लिए यूज किया जाता है। तो हमने बोला कि रे1 डॉट सेलेक्ट, ये क्या करेगा? इस पे कर्सर रख देगा। ये क्या करेगा? जहां पे कर्सर है वहां पे नेम टाइप कर देगा। अब बाकी से में वही है, तो हम इसी को लेते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। या A1 के जगह B1, इसके जगह पे सिटी। ठीक है सर। और यहाँ पे C1, तो यहाँ पे अमाउंट। ठीक है सर। इन्वर्टेड कॉमा में लिया। हाँ देखिए, जो भी आप जो भी नेम हो, चाहे किसी सीट का नेम हो या किसी सेल का एड्रेस हो या सेल में डाले गए कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में डाले। ठीक है सर।
अच्छा, हाँ तो वो A1 को A1 को भी डाला हमने, B1 को भी डाला, C1 को भी B1 डाला, हाँ वैल्यू को भी हाँ डाला, एड्रेस को भी डाला, समझे? इनवर्टेड कॉमा डालना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन मार्क। तो हम कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब बोलता है सिलेक्ट A1 से C1। तो जैसे है यहां हमने लिखा है ना, इसी इसी चीज को यहाँ पे लें, और A1 से C1, तो यहाँ पे A1 और यहाँ पे दे देंगे हम C10। तो क्या करेगा, A1 से लेके C10 को सिलेक्ट कर। अगला कोड का था अप्लाई ऑल बॉर्डर। तो हमें किस पे अप्लाई करना है बॉर्डर, सिलेक्शन पे। सिलेक्शन सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब बोलता है आपको A11 को सिलेक्ट करना है और उसमें टोटल लिखना है। तो हमने यहाँ पे A11 और इसके अंदर हमने टोटल डाल दिया। और ये बोल रहा है हमारा कि C11 को सिलेक्ट करो, उसमें सम का फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन C2 से C10। ठीक है सर। अच्छा, और लास्ट में फॉर्मूला तो क्या हमने हाँ फॉर्मूला होगा, जैसे एक्सेल फॉर्मूला लिखते हैं सेम यहाँ लिखना होता है। एक्सेल वैसे लिखते हैं ना सर फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर सम का लगाना हो ऐसे लिखते हैं ना, सम और जो एरिया उसको सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये नहीं करते। अब मेरा माइक्रो कंप्लीट हो गया। अब आप लास्ट में कोई अगर मैसेज बॉक्स देना चाहते हैं कि MSG बॉक्स, यहाँ पे लिखिए कि टास्क कंप्लीट या जो भी मैसेज देना, तो क्या होगा, एक्सेल की प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है ना, जब पहला लाइन चलेगा, दूसरा लाइन चलेगा, फिर तीसरा लाइन चलेगा, इस तरह से। अगर किसी लाइन में एरर होगा, वो माइक्रो आपका वहीं पे रुक जाएगा, उसके नीचे कोड को नहीं रन करेगा। तो लास्ट में अगर मैसेज बॉक्स आ गया, इसका मतलब है कि सारे टास्क जो है, सारा लाइन ऑफ कोड अच्छे तरीके से परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है सर। अब जो कोड लिखने के बाद हमें डायरेक्टली रन नहीं करना है, हमें उसको स्टेप इन्फो में रन करना है, एक एक लाइन। कैसे, तो डिबग पे आइएगा, यहां दिखेगा आप स्टेप इन्फो, क्या दिखेगा, स्टेप इन्फो। अब इस स्टेप इन्फो पे क्लिक कीजिए और इसका शॉर्टकट आपने देखा F8 है ना। हाँ आप F8 प्रेस कीजिए। F8 प्रेस करते ही क्या होगा कि यहाँ पे एक एक लाइन रन होगा। से लाइन रन हुआ, ये देखिए वर्कबुक खुल गया, ये फाइल सेव हो गया, देखिए सेव हो गया फाइल। सीट ऐड हुआ, सीट का नेम डेटा रख गया, यहाँ पे आ गया सीट का नेम डेटा सर। A1 पे कर्सर किया, नेम डाल दिया, A1 पे कर्सर किया, नेम डाल दिया। उसके बाद B1 पे कर्सर किया और इसमें सिटी डाल दिया, C1 अमाउंट डाल दिया, A1 से सिलेक्ट किया, देखिए सिलेक्ट कर लिया। उसको साइड में लीजिए सर। नहीं वो विंडो ये डाला हुआ है, अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे F8 किया, देखिए लाइन स्टाइल आ गया, बॉर्डर अप्लाई हो गया। फिर हमने A1 पे कर्सर रखा, A1 पे कर्सर आ गया, फिर इसके अंदर टोटल डाला, टोटल आ गया, फिर C11 पे कर्सर डाला, आ गया। तो मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, तो F8 से क्या होगा कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रन होगा। देखिए मैसेज आ गया, टास्क कंप्लीट, हो गया सर। यहाँ से रीसेट कर दीजिए, इससे क्या हुआ कि माइक्रो बन गया। तो हमने क्या किया सर, हमने किया सबसे पहले एल्गोरिथम को लिखा, पहले हमने प्रॉब्लम को समझा, फिर हमने उसकी एल्गोरिथम की, फिर हमने उसकी कोडिंग की, फिर F8 से हमने टेस्टिंग किया, टेस्टिंग सही था, रीकोडिंग रीटेस्टिंग करने का कोई जरूरत नहीं। अब ये माइक्रो अप्लाई करने के लिए रेडी है। जब भी मैं माइक्रो को रन करूंगा, ये हमें ये आपका ये सारा टास्क कर देगा। तो यहाँ इस कोड से अब यहाँ पे दो चीज सीखना है कि जब भी कोई अगर कोई मैक्रो बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके स्टेप्स को जानना जरूरी है।
क्योंकि स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हम कोड लिखेंगे। समझे सर? हाँ समझ गए सर। अगर कोई स्टेप मिसिंग होता, जैसे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना था और सिलेक्शन था, दोनों को अगर आगे पीछे कर देता तो क्या होता, मेरा सही तरीके से बॉर्डर अप्लाई नहीं होता या फिर एरर आता। हाँ समझे? सही। तो इसलिए आपको एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए। आप जब भी कोई माइक्रो बनाइए तो हम लोग जैसे मैं और मेरे और भी स्टूडेंट्स को मैं सजेशन किया, क्या करते थे कि सबसे पहले एक डायरी रखते थे। आप भी एक डायरी ले लीजिए। अब उस डायरी के अंदर क्या करते थे कि जो भी प्रोग्राम बनाना है उसका स्टेप जो है इस तरह से डालते थे। ठीक है? स्टेप डालने के बाद ये कोड लिखा आपने, बात बताऊं, स्टॉप इसको मैक्रो नहीं आता, किसने पहले से मैक्रो सीखा है, उसको कैसे पता चलेगा कि सर सिलेक्शन मैं डॉट वर्ड तो आपको सीखना है। माइक्रो सिखाऊंगा ना पहले, लेकिन उससे पहले कोडिंग करने का तरीका तो सीखना होगा ना सर। कैसे हम चूज करेंगे कि हम वर्कबुक कब लें, हम सीट कब लें, तो आपको मैंने कोडिंग करना नहीं सिखाया। हम इनमें से कौन सा वर्ड चूज करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, हमने समझाया। अच्छा मैंने जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज का नाउन प्रोनाउन होता है कि कोई भी वर्ड बोलने से पहले आपको नाउन प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए, कब नाउन लगेगा, कब प्रोनाउन लगेगा, कब ही लगेगा, कब सी लगेगा, राइट? उसी तरीके से मैंने समझाया कि अगर कोई एप्लीकेशन की सेटिंग हो तो हम कोडिंग की शुरुआत एप्लीकेशन से करते हैं। अगर कोई फाइल के ऊपर डिस्कस करना हो तो हमारा वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है? उसी तरह से सीट पे काम करना हो तो शीट्स या शीट का एक्टिव शीट लेते हैं, अरेंज करना तो रेंज। देखिए सिंपल सी बात समझ जाइए, किसी प्रोग्रामिंग कोई भी कोड लिखने का जो स्टेप होता है, जैसे मुझे अगर वर्कबुक सेव करने का कोड लिखना है, क्या लिखना है, वर्कबुक सेव करने का, तो हमें उसकी शुरुआत करनी होगी वर्कबुक से। इसे करनी होगी वर्कबुक से। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ब्रैकेट में मुझे देना है ऑब्जेक्ट का एड्रेस, मतलब कि कौन सा फाइल, तो मैंने लिख दिया book1.xlsx। समझे? अब बारी आती है कि क्या करने का, एक्शन, मतलब कि मेंबर, कौन सा मेंबर अप्लाई होगा, तो हमने बोला सेव एज अप्लाई होगा। अब आती है बारी मेंबर डिटेल। दिख रहा है ना आपको, मेंबर साइन टेक्स्ट डालने के बारी। तो मेंबर साइन टेक्स्ट में हमने बोला कि एफ ड्राइव में 123.xlsx। तो कोड लिखने का यही तरीका, कोई भी कोड इसी तरीके से लिखा जाता है। पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना होता है, ऑब्जेक्ट की डिटेल, देन यहाँ पे मेंबर, फिर मेंबर डिटेल। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे होता है हम लिखते हैं ना, ए यू कम हियर, बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कम हियर, तो समझ जाता है यू है। उसी तरीके से हमें हर बार वर्कबुक की डिटेल लाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब स्पेसिफिक डिसाइड, जैसे कि एक्टिव वर्क। तो एक्टिव, अगर मुझे इसी को लिखना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्टिव वर्क डॉट स्टोरेज, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा फाइल है। समझे? इस तरह से कोड लिखते हैं। तो कोड जो है आप याद रखिएगा, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और रेंज, चार ही कोड है जिससे हमारा मोस्टली कोड शुरू होता है। ठीक है? लेकिन हाँ, इन चारों के कुछ नाम भी है, जैसे कि वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक हो सकता है, सीट या एक्टिव सीट हो सकता है, रेंज, एक्टिव सेल या सिलेक्शन हो सकता है। ये तीनों एक ही कैटेगरी है। तो कोड हमारे बेसिकली कितने कैटेगरी के होते हैं, चार कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो कौन सा कैटेगरी लेंगे, कैसे चूज करेंगे, वो हमारा एल्गो डिसाइड करेगा। मतलब कि हम जो लाइन ऑफ कोड लिखने वाले हैं वो किसको इफेक्ट कर रहा है। अगर एप्लीकेशन को इफेक्ट करेगा तो एप्लीकेशन, वर्कबुक को इफेक्ट करेगा तो वर्कबुक, शीट को इफेक्ट करेगा तो शीट, रेंज को करेगा तो रेंज। समझे? हाँ। इसके बाद आप अब एलिजिबल हुए हैं कोडिंग सीखने के लिए। ठीक है? तो अब कोडिंग कैसे सीखें? हम कोडिंग सीखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने एक्सेल सीखा था। तो जैसे पहला दिन आपने एक्सेल खोला था तो क्या किया था, सबसे पहले फाइल के बारे में सीखा था कि हम कैसे फाइल ओपन करेंगे, कैसे फाइल सेव करेंगे, कैसे फाइल क्लोज करेंगे,
एक फाइल से दूसरे फाइल पे कैसे जाएंगे, ये नहीं सिखा था हमने। सही। तो उसी तरीके से यहां भी जानना होगा। तो चलिए हम आपको, अब जैसे वर्ड मीनिंग होता है ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल मतलब गेंद, उसी तरीके से आपको हर वर्ड का कोड समझा रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आपको कल इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वर्कबुक ऐड करना है तो सीधे लिखना है वर्क बुक्स, बुक नहीं लिखना है, बुक्स लिखना है, ठीक है ना। डॉट तो क्या फर्क होता है सर बुक और बुक्स में? बुक्स कोड होता है, बुक कोड नहीं है, एक कोड नहीं है, ठीक है ना, बुक्स कोड है। वो इसलिए वर्कबुक बोलते हैं ना, तो वर्कबुक लिख देते हैं, बट वर्क बुक्स। हाँ। तो वर्कबुक्स डॉट ऐड, फाइल हमारा ऐड, क्लियर है। अगर फाइल को सेव करना है और फाइल का नाम पता है तो आप ऐसे सेव करेंगे, लेकिन जो फाइल ऐड की है उसको सेव करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट एक्टिव वर्कबुक लगा देंगे। अब इन दोनों में से कोई एक चीज आपको चूज करना होगा फाइल सेव करने के लिए, समझ में आया। तो आप फाइल ऐड करने के लिए यही कोड यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन फाइल सेव करने के लिए दोनों में से कोई एक कोड यूज करना पड़ेगा। अब दोनों में से कोई एक कोड कैसे डिसाइड करेंगे। अगर फाइल का नाम फिक्स है, मुझे पता है कि मैं डेटा फाइल है, फलाना फाइल है, ठिकाना फाइल है, तो हमें इसको लेके चलना है। लेकिन मुझे नहीं पता, बट अभी भी फाइल को मैंने ओपन किया है या फिर ऐड किया है या इसी फाइल को एक्टिवेट किया है, तो एक्टिव है, दैट इज द एक्टिव। अब मान लीजिए कि मुझे पता है कि मुझे 1 2 3 नाम का फाइल ही लेना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वर्क बुक्स डॉट ऐड डॉट सेव एज, और डॉट यहां पे लिख दिया हमने, सॉरी सेव एज 3, ठीक है सर, ये डायरेक्ट लिख दिया। तो ये क्या करेगा कि फाइल को खोलेगा और सेव भी कर देगा, हाँ। तो हाँ बोले इसका कब यूज करते हैं, जैसे कि मुझे फाइल ऐड करने के बाद उसके अंदर कुछ चीजें करनी है, सीट ऐड करना है, डेटा वेटा डालना है, और डेटा डालने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा फाइल नेम क्या हो सकता है। उस केस में हम यहाँ पर वर्कबुक ऐड, और इसमें हम जो भी लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद फिर इसको सेव करें, जैसे कि ऊपर के प्रोजेक्ट में हमने किया यहाँ, समझे। हमने पहले पूरा काम कर लिया, उसके बाद में सेव। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें फाइल के अंदर इस तरह का डेटा डालना है और फाइल का नाम ये होना चाहिए, समझे, फिक्स होता है। तो उस केस में हम इस कोड का यूज करें। तो अभी आपने क्या सीखा, फाइल को ऐड करना और सेव एज करना, तो दो चीज तो आ गई आपको। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से आप नया फाइल ऐड कर सकते हैं और नई फाइल को सेव कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। क्लियर है सर। नए फाइल को ऐड कर सकते हैं, ऐड की नई फाइल को सेव कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी सेव की हुई फाइल को ऐड कर सकते हैं। ये मतलब समझ में आ गया। फाइल को नई फाइल ऐड कर सकते हैं, नई फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को सेव एज कर सकते हैं, और आप ऑलरेडी सेव की गई फाइल को ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी सेव की हुई फाइल को ऐड कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि आपको फाइल सेव और ऐड दोनों एक ही साथ हो जाएगा, एक नई फाइल क्रिएट भी हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी एक ही लाइन में। हाँ समझ। अब फाइल हम कई बार फाइल जो है ना सेव एज नहीं, सेव भी तो करते हैं ना, कंट्रोल एस करके दवा डेटा सेव करते हैं ना। तो अगर आपको फाइल का नाम पता है कि बुक 1 को करना है, बुक 2 को करना है, तो आप सिर्फ लिखेंगे वर्कबुक डॉट सेव। लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन अभी उसी फाइल पे काम चल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, ठीक है। ये क्या करेगा, फाइल को कंट्रोलेस कर देगा, मतलब कि जो भी डेटा आपने टाइप किया है उसको उसी फाइल में सेव कर देगा। ये नई फाइल के लिए नहीं है, ये पुरानी फाइल के लिए है, पुरानी कोई फाइल जिस पे काम चल रहा है उसके लिए।
उसके बाद आता है कि भाई हर बार फाइल नया क्रिएट तो नहीं करेंगे हम, कई बार फाइल ओपन भी तो करते हैं। तो फाइल ओपन करने का एक ही कोड है, वो है वर्क बुक्स डॉट ओपन। ठीक है, अब यहां पे हमने अपना पाथ, तो इस पाथ से फाइल को ओपन कर दे। ठीक है, समझे फाइल ओपन करने का कोड। हाँ हाँ सर समझ। अब फाइल ओपन होता है तो अब जैसे दो फाइल ओपन हो गई, तो मुझे एक फाइल या दूसरे फाइल पे जाने के लिए या तो यहां से हम क्लिक करते हैं या ऑल टाइप करते हैं ना हम लोग। तो ऑल टाइप कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे वर्कबुक। अब एक पर्टिकुलर फाइल की बात हो रही है ना, तो ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर फाइल का नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि एक्टिव वर्कबुक तो ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसको एक्टिव उस पर ऑल टाइप करने की क्या जरूरत है क्या। हाँ यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिवेट होगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो बुक टू डॉट एक्टिवेट, अब यहाँ पे एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑल टाइप करके वो बुक टू पे चला जाए। जैसे हुआ ना कि आपने कोड ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप एक फाइल को ओपन करेंगे, उसका डेटा कॉपी करेंगे, फिर दूसरे फाइल पे जाके पेस्ट करेंगे। तो फाइल ओपन करने का कोड समझा, डेटा कॉपी करने का कोड हम रेंज में आपको बताएंगे। अब दूसरे पेस्ट करने के लिए आपको दूसरे फाइल पे जाना पड़ेगा ना, दूसरे फाइल पे जाने का कोड है। अब फाइल ओपन हुआ है तो क्लोज करना पड़ेगा, क्या सर। तो फाइल क्लोज करने का कोड क्या है। अब आपको कोई पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है जिसका नाम आपको पता है, फिक्स है, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। अब लास्ट में कर देंगे ट्रू या फॉल्स। क्यों, जैसे कोई फाइल को क्लोज करते हैं उसे पूछता है ना डू वांट टू सेव और डोंट सेव। अगर सेव पे क्लिक करना है तो ट्रू, डोंट सेव पे करना है तो फॉल्स। ठीक है, तो उस फाइल को क्लोज कर दो। बट मुझे नहीं पता कि फाइल का नाम क्या है, बस उसी फाइल पे काम चल रही है, इसलिए मैंने उसको मुझे क्लोज करना है, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। अब यहां पे आप ये समझ पाए कि जो मैं वर्कबुक विथ फाइल नेम कब लूंगा और एक्टिव वर्कबुक कब लूंगा, समझ में आया। अब जो डॉट लगाने के बाद जो मेंबर है या एक्शन है वो सारा जो वर्कबुक पे होगा वो भी हमारा एक्टिव वर्कबुक पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि इस पे एक कोड चलेगा, इस पे एक कोड नहीं चलेगा, नहीं। डॉट लगाने के बाद जो भी प्रोसीजर वर्कबुक विथ फाइल नेम पर है, सेम प्रोसीजर हमारा वर्कबुक विथ एक्टिव वर्कबुक पे। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने एक नई फाइल ऐड करनी सीखी, हमने फाइल को सेव एज करना सीखा, हमने फाइल को सेव करना सीखा, हमने फाइल को ओपन करना सीखा, हम फाइल को एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना सीखे और हम फाइल को क्लोज करना सीखे। समझ में आ गया। अब बारी आती है कि फाइल के अंदर पासवर्ड लगाना हो तो, अब मैं यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक ले रहा हूं, लेकिन आप अपने सिचुएशन लिखिएगा। अगर मैंने आप लिखूंगा प्रोटेक्ट, यहाँ पे पासवर्ड नंबर डायरेक्ट डाल दीजिए, अगर नंबर टेक्स्ट है तो इन्वर्टर कॉमा डाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका रिव्यू में जाए, और रिव्यू में जो होता है ना यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ना सर, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसको फॉलो कर, मतलब इसका स्ट्रक्चर को लॉक कर देगा, जिससे आप नई सीट वगैरह नहीं ले सकते। और अनलॉक करना है तो सिंपल लिखेंगे डॉट अनप्रोटेक्ट और फिर पासवर्ड। लेकिन मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड लगानी है, तो अगर आप फाइल सेव एज कर रहे हैं तो यहीं पे देखिए आ जाएगा आपको पासवर्ड, दिख रहा है पासवर्ड सर यहाँ पे। तो आप एक कॉमा दीजिए फाइल फॉर्मेट, दूसरा कॉमा दीजिए कहां गए पासवर्ड, बिल्कुल एक्सेल फॉर्मूला की तरह। एक्सेल फॉर्मूला में ऐसे ही करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मुझे इफ कंडीशन, इफ कंडीशन लगाया हमने और लॉजिक टेस्ट दे दिया। अब मुझे वैल्यू ट्रू नहीं डालना है, वैल्यू फॉल्स डालना है। एक कॉमा दीजिएगा तो वैल्यू ट्रू आ जाएगा ना, मुझे इसको नहीं डालना है, तो कीप द ब्लैंक, कहां पहुंच गए, वैल्यू फॉल्स पहुंच गए ना। उसी तरीके से यहां पे क्या हुआ कि मुझे फाइल फॉर्मेट नहीं देना है, कीप द ब्लैंक, समझे।
चलिए, लेकिन मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालनी है विदाउट सेव एज के, तो उसके लिए मैं एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ये क्या करेगा, ये फाइल के अंदर जाएगा और चला जाएगा कहां पे, इन्फो पे, और यहां पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहां पे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब यहां पे एक चीज समझिए कि मैंने कहीं भी इक्वल का जिक्र किया है, बट यहां पे इक्वल क्यों किया, कैसे पता करें कि इक्वल लगाना या स्पेस लगाना, बाकी जगहों पे तो स्पेस लगा रखा है ना मैंने सर, माने ये हमारा एक्शन हो गया, ये मेंबर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेंबर हो गया, मेंबर की जो डिटेल है वो डिटेल को हमने स्पेस डाला हुआ है सब जगह पे, यहाँ पे इक्वल डाला। तो जो मेंबर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है मेथड, तो जो प्रोटेक्ट है, क्लोज है, सॉरी ये सब जो है मेथड है, क्या है, और ये प्रॉपर्टी है। अब कैसे पता चलेगा, जैसे स्पेस प्रेस करेंगे ना आप, यहाँ पे आ जाए तो साइंटेक्स आ गया, मतलब कि ये मेथड है, इसमें स्पेस देना है, बट इसमें नहीं आए। दूसरा, जब लगाइएगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट लगाया, तो ये ब्लू कलर का बॉक्स है ना, दिख रहा है, ये सिंबल आपको डिनोट कर रहा है कि प्रोटेक्ट इज द मेथड एंड शुड बी अप्लाई स्पेस इन द मेथड डिटेल। और यहां पे तो हैंड का निशान दिख रहा है, हैंड के निशान बताता है कि ये प्रॉपर्टी है एंड प्रॉपर्टी नीड टू इक्वल, ठीक है ना। चलिए, अब ये सारे कोड को एक एक लाइन करके रन कीजिएगा, ठीक है सर, एक एक लाइन करके रन कीजिएगा। कल इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके साथ करें। आज की क्लास की फाइल भेज देता हूं, साथ में वीडियो भी।